यूट्यूब चैनल पजल्स। सो मैं इसमें सिखाऊंगा बात कैसे करते हैं, किससे, कंप्यूटर से, थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि जिन्हें दे वांट टू लर्न कोडिंग, दे वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, ओके, बट दे फॉलो द रॉन्ग अप्रोच। रॉन्ग अप्रोच एज इन कि मतलब देखो उन्हें पता है कि उन्हें जाना कहाँ है, बट द पाथ विच विल लीड टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, दैट थिंग इज रॉन्ग, जो कि बहुत बेकार अप्रोच है, जो कि बहुत गलत चीज है ना। अगर आप गलत वे से डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ना, शायद आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। ओके, सो मैंने कई बच्चों को देखा जैसे मतलब दे ट्राई टू, मतलब नॉट ओनली द रॉन्ग अप्रोच, हाँ उनके सोचने का तरीका भी गलत होता है। ठीक है, मैं भी उन्हीं बच्चों में से था। मैंने 4 साल में इतनी गलतियां करी हैं कि एक टाइम बाद आप मतलब जैसे देखो, अगर आपके पास 10 रास्ते हैं, 9 गलत है, तो 10वां ऑब्वियसली सही होगा ना। मैंने उन सारे 9 रास्ते में जा चुका हूँ। ठीक है, मैंने 4 साल में खूब गलतियां करी, इतनी गलतियां करी कि एक पॉइंट बाद मुझे सही अप्रोच समझ में आ गई थी। ठीक है, गलती कर करके। सो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स उनके लिए है जो या तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो हम, ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो वेल एंड फाइन, आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर हो, क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, या क्लास 11 12, अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, अगर आपको सोचने का तरीका सीखना है, यू कैन रेफर टू माय वीडियोस। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपका कोडिंग से भरोसा उठ चुका है ना कि मुझसे नहीं होगा, बिलीव मी, एक और बार ट्राई कर लो। क्योंकि कुछ सालों पहले तक, मतलब 1-2 साल पहले तक मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी हाँ, कि चलो अब नहीं होगा, कुछ और कर लेते हैं, लेट अस शिफ्ट टू समथिंग अदर, देयर मस्ट बी समथिंग बेटर देन दिस, बट नहीं, देयर इज स्टिल समथिंग कि अगर आप लगे रहो तो हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली वो बच्चे जिन्हें भरोसा उठ चुका है, दे कैन रेफर टू माय वीडियोस विदाउट डाइविंग डीप कि ये प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वो सब मैं अभी इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा। देखो गूगल करोगे ना, आपको इतने बड़े बड़े आंसर मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े ब्लॉग मिल जाएंगे, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट आर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग तो ठीक है यार, ये प्रोग्राम्स क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैसे इंस्ट्रक्शन? जो आप कंप्यूटर को दोगे। नहीं समझ में आया? इट्स ओके। आप जब फोन ऑन करते हो तो क्या करते हो? सपोज आपका फोन स्विच ऑफ है ना, तो फिर फोन के पावर बटन को 5 सेकंड दबा के रखते हो, ठीक है ना, तो वो ऑन हो जाता है। तो बेसिकली आपने जो पावर बटन दबाया ना, ये 5 सेकंड का, जो 5 सेकंड का गैप में आपने दबाया, तो ये था कि आपने फोन को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तू स्विच ऑन हो जाओ, है ना। अगर ऑफ करना है तो 3 सेकंड के लिए दबा के रखते हो, है ना। अगर रिफ्रेश करना है तो राइट क्लिक करते हो। तो ये सब क्या करना है? रिफ्रेश करना है, राइट क्लिक, कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ, है ना। सो ये सब जो आप ये सब कर क्या रहे हो? ये सब कहीं ना कहीं आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो अपनी मशीन को, अपने मोबाइल फोन को, या फिर अपने लैपटॉप को कि तुम ये काम करो। तो वो इंस्ट्रक्शंस को ही हम लोग प्रोग्राम्स बोलते हैं। समझ में आया? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर जिसके ऊपर काम करे। अच्छा, हम लोग क्यों चाहते हैं ऐसा कि कंप्यूटर काम करे? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। क्योंकि देखो हम लोग फास्ट नहीं है, वी आर नॉट वेरी फास्ट। ओके, हमारी स्पीड एक लिमिटेड है ना, हम लोग एक लिमिट वाली स्पीड में चलते हैं, बट कंप्यूटर के पास वो लिमिट नहीं, कंप्यूटर वो कोई भी स्पीड को पार कर जाता है। ओके, सो हमारे पास दिमाग एंड कंप्यूटर के पास स्पीड, दे विल कंबाइन, मतलब बोथ कंबाइन टू गिव इट अ वेरी गुड, मतलब बहुत ही ग्रेट चीज बनती है। ठीक है ना। काफी ग्रेट चीजें देखी होंगी अपने आसपास, जैसे देख ही रहे हो, मार्स पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमारा दिमाग उसका स्पीड। ठीक है, सो प्रोग्राम क्या होता है? सबसे पहले तो जानो कि प्रोग्राम मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, फोन को रिस्टार्ट करना हुआ, फोन का पावर बटन दबा के ऑन करना हुआ। अगर और बेसिक लेवल में डाइव करूँ ना, चलो 3+, मैंने कंप्यूटर को बोला चल एक काम कर, तू 3+5 ऐड कर दे, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक प्रोग्राम है। मैं कंप्यूटर को बताना चाह रहा हूँ कि सुन तू 3 और 5 को ऐड करके दे दे। कंप्यूटर को बताएंगे कैसे कि यार ये 3 और 5 ऐड करना है? कहने का मतलब कि देखो, जर्मन में आप जर्मनी जाओगे तो जर्मन लैंग्वेज बोलोगे, अमेरिका जाओगे इंग्लिश, इंडिया में जाओगे तो इंग्लिश में बात कर रहे हो। सपोज इंडिया में हिंदी में बात कर रहे हो तो फिर सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जर्मन में गुटेन मॉर्गन, ठीक है, अमेरिका में गुड मॉर्निंग। तो ये 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला गया ना, बट बोला क्या जा रहा था? सब में बोलने का पीछे मोटिव क्या था? गुड मॉर्निंग ही तो बोला जा रहा था सब में। सो उसी तरह देखो, आपको करना है ऐड, इसके लिए ना 3-4 अलग अलग लैंग्वेजेस बनी है। मैं 3-4 का एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे कॉमन लैंग्वेजेस है C++, जावा, पाइथन नाउडेज इज वेरी ट्रेंडिंग, ठीक है ना। और भी होती है, रूबी होती है, C# होता है, ठीक है। मैं बेसिकली अपने वीडियोस में ना ये 3 कवर करूंगा। देखो लॉजिक सबका सेम होता है, बिलीव मी, बस खाली सिंटैक्स अलग होता है। लॉजिक एज इन आपको बोलना था हाँ गेट वेल सून, अब उसको जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून बोलो, जर्मन भाषा में कुछ और बोलेंगे। तो मोटिव बोलने का एक ही रहता है, बस सिंटैक्स अलग होता है। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा इन तीनों में कवर करने का। सो देखो 3 अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस मैंने अभी बताया। हाँ, अब उन तीनों में लिखने का तरीका होता है ना। जैसे हिंदी में फुल स्टॉप अगर आप देते हो तो फुल स्टॉप की जगह हम लोग खड़ी पाई देते हैं ना। इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे दिया जाता है।
समझ में आया? तो एक सिंटैक्स फॉलो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी एक सिंटैक्स होता है। जावा का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, सी का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, पाइथन का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है। एंड ये क्यों जरूरी है पता है? देखो सपोज आपको अपने भाई को देना है कि एक काम कर 3 और 5 ऐड कर दे, तो आपको क्या अपने भाई को बोलोगे, सुन तू 3 और 5 ऐड कर दे, जैसे बोल दिया वो सुन लिया, काम हो गया। कंप्यूटर को कैसे करेंगे? कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि यार 3 और 5 को ऐड कर दे? आप बोलोगे तो है नहीं, या फिर उसका तो हाथ पैर है नहीं कि 3 दिया 5 दिया ले वो ऐड करके आपको दे दिया 8, ऐसा तो होता नहीं। सो देयर इज सम रूल्स व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड, कि भाई जिसे वो ऐड कर दे। सो कुछ सिंटैक्स होता है, समझ में? सिंटैक्स के पहले, सिंटैक्स बताने के पहले मैं कुछ बताऊंगा कि प्री रिक्विजिट्स जो मैं बताना चाहूंगा कि सिंटैक्स जानने के पहले कुछ चीजें जान लो जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। ओके, सो पहले तो अभी फिलहाल इस में ये जानो कि यार ये प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप कंप्यूटर को दोगे, जिसके ऊपर वो काम करेगा। इट कैन बी एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियसली दैट इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर सिंटैक्स। समझ में? ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम पे भरोसा। प्रोग्राम देखो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के पहले ना मैंने सबसे पहली जो गलती करी थी पता है, वो ये था कि जब मैं क्लास 9 या 8 में स्टार्ट कर रहा था कोडिंग, कि मैं डायरेक्ट प्रोग्राम करने बैठ गया। वेरी रॉन्ग अप्रोच। हाँ, कुछ चीजें जो थी जो मुझे जान लेनी चाहिए थी पहले, तो मैं उन चीजों को मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कंपाइलर हुआ, हेडर फाइल से क्या हुआ। जब मेरे सामने कोई बोल देता था ना ये वर्ड कंपाइलर, मेरा फ्यूज उड़ जाता था, मैं बोलता था ये क्या आ गया। ठीक है ना? सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ प्री रिक्विजिट्स जानेंगे। ओके, सो देखते हैं। सो सबसे पहले देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोडिंग करना चाहते हो ना, तो कुछ टर्म्स जान लो पहले। ओके, जो कोडिंग वगैरह में करते समय यूज होगा। ओके, कुछ टर्म्स जान लो। कुछ कोडिंग के टर्म्स ऐसे होते हैं जो अगर आप पहली बार कोड करने चले गए, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, सो आप वहीं पे खत्म, मतलब डेड एंड हो जाएगा आपकी, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है आगे। ठीक है, बिकॉज वो टर्म हर कोड में यूज होने वाला है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, चलो मैं इस सेशन को बुलाता हूं प्री रिक्विजिट्स, बिकॉज दीज आर सम, दिस लेक्चर विल बी कवरिंग दोस टॉपिक्स जो जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला जो आप कोड लिखने चलते हो ना, तो सबसे पहला चीज देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कल आपकी शादी है, तो कुछ चीजें होंगी ना जो पहले से अरेंजमेंट करके रखी होगी आपने, है ना? फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपने गेस्ट को पहले बुलाया होगा, गेस्ट को पहले से इनविटेशन दे दोगे, आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेते हो, तो फिर ऐसी कोड करते समय भी ना डायरेक्ट कोड करने नहीं बैठ जाना चाहिए। हाँ, कि चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं, कुछ पहले की चीजें जान लो। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हेडर फाइल्स के बारे में। ओके, अब देखो, हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जिनको अगर आप अपने कोड में इंक्लूड नहीं करो तो फिर आपका कोड काम ही नहीं करेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, मेरे एक्सप्लेनेशन के मेरे वीडियोस थोड़े बड़े रहेंगे, मतलब कोई जनरली मेरे वीडियोस 20 मिनट 25 मिनट ऐसे रहेंगे। ओके, एंड सेकेंड थिंग, I will be trying to code in 3 different languages. Okay, C, C++ and Java. I will be trying my level best to code in these 3 languages because कई स्टूडेंट्स होता है उनको जावा से ज्यादा प्यार होता है, कई स्टूडेंट्स होता है उनको सी से ज्यादा प्यार होता है। ओके, सो दिस वाज इट, एंड सो चलो देखते हैं हेडर फाइल्स क्या होती है। अब देखो, हेडर फाइल्स एज द नेम सजेस्ट्स, हेडर फाइल्स ये आपके प्रोग्राम के सबसे ऊपर में लिखी जाती हैं। ओके, अब ये होती क्या है? जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करते हो? पैसे देते हो, गाड़ी ले आते हो, बुकिंग करते हो, गाड़ी ले आता हो, है ना? सामान खरीदने जा रहे हो तो पैसे देते हो, सामान ले आते हो, है कि नहीं? थोड़ी ना वहां पे बैठ के आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील डिजाइन करोगे, गाड़ी का व्हील डिजाइन करोगे, गाड़ी का फ्यूल टैंक डिजाइन करोगे, ऐसा तो होता नहीं है। आपको पैसे देने हैं, उसके बाद आपको बनी बनाई गाड़ी मिल जाती है। सेम यहाँ पर भी देखो, ये समझ लो पैसे हैं, आप इन फाइल्स को इंक्लूड कर लो, आपका फिर कोड काम करना चालू कर देगा। मतलब आप जो भी लिखना चालू चाहोगे वो आप लिख सकते हो, है ना? मतलब ये समझ लो कि प्री बुकिंग कर रहे हो आप। कैसे प्री बुकिंग कर रहे हो? देखो ऐसे, आप सबसे बेसिक काम क्या कर सकते हो कोड में? आउटपुट डिस्प्ले करना, है कि नहीं? क्या करोगे? जैसे कि यूजर ने आपको, मैंने कह दिया कि एक काम करो, तुम मेरे से 2 नंबर ले लो, मुझे 2 नंबर का एडिशन वैल्यू डिस्प्ले कर दो, तो तुम्हें डिस्प्ले तो करना पड़ेगा ना। सबसे बेसिक काम क्या हो सकता है प्रोग्रामिंग में? ये हेडर फाइल्स वो फाइल्स हैं जो कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आपका बेसिक सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, विच इज टू प्रिंट एनीथिंग। अगर आपको कुछ भी प्रिंट इवन करना है तो हेडर फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं। अब क्यों हेडर फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं? देखो, हेडर फाइल्स में सी के डेवलपर्स ने कुछ ऑलरेडी कोड बना के गए हैं, वो लोग कुछ ऑलरेडी कोड बना के रखे हैं। हाँ, जैसे समझ लो ये लाइब्रेरी है, ठीक है, तो उसमें से एक, जैसे सी लैंग्वेज एक समझ लो लाइब्रेरी है, उसमें से एक फाइल है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि हाँ प्रिंट कमांड क्या करता है, प्रिंट कमांड कैसे काम करता है। सो आपको ये नहीं जानना कि कैसे वो काम करता है, क्योंकि देखो धीरे धीरे कोडिंग करो, समझ में आएगा। ओके,
जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हाँ भाई इनपुट कैसे लिया जाता है, क्योंकि ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको मतलब प्रोग्राम में, जैसे यूजर से 2 नंबर लेना, यूजर से किसी नंबर कोई नंबर लेना, कोई अल्फाबेट लेना, उसके ऊपर हम लोग कुछ भी काम वगैरह करेंगे। सो ये वैसी फाइल्स हैं जो कि हेल्प करती है हमें यूजर से इनपुट लेने या और डिस्प्ले कराने में। ओके, सबसे पहली जो ऐसी फाइल है जो कि इनपुट लेने या डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले कराने में हेल्प करती है, सी की अगर मैं बात करूं तो वो है stdio.h। ओके, stdio.h, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और इसको इंक्लूड ऐसे करते हैं। इंक्लूड करने का मतलब होता है आप सामान उठा के यहां से रख देते हो, तो ये फाइल कैसे उठाओगे? सी में आपको तो पता नहीं है कि मतलब ऐसा तो उठा नहीं सकते, कर्सर से उठा के ड्रैग कर दिया, नहीं ना। तो एक कमांड है, ये कमांड लिख दो, तो ये वाली जो फाइल है ना, आईओ है ये वाली जो फाइल है ये आपके प्रोग्राम में मतलब आ जाएगी, प्रोग्राम में आ जाएगी। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपके मतलब आपके बैक ऑफ द प्रोग्राम में इस फाइल में जो भी कोड है वो आपके मतलब एनवायरनमेंट में कॉपी हो जाएगा, एंड आप जो भी करना चाहोगे वो होता रहेगा। ऑब्वियसली आपको जो कोड कॉपी होगा वो नहीं दिखेगा। सो देखो, इनपुट आउटपुट वो फाइल है, अगर आप इनपुट लेना चाहते हो या फिर अगर आप आउटपुट लेना चाहते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो आपको सी में ये फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप, अच्छा मैंने हैश इंक्लूड क्यों लिखा मैं भी बताऊंगा। ओके, अगर आप C++ में कोड करना चाह रहे हो, ओके, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखना पड़ेगा, सेम काम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, ठीक है। अगर आप जावा में यूज करो तो देखो जावा का थोड़ा सिंटैक्स ना अलग होता है। सिंटैक्स अलग मतलब इसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, मैं ट्राई करूंगा, हर कोड को जो भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा ना, मैं उससे कोडिंग करके दिखा दूंगा। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार मैं यहाँ पे सेमीकोलन मिस करके, अगर आप यहाँ से पूरा कोड मेरा कॉपी कर रहे हो, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कभी जिंदगी में रन ही नहीं होगा वो बोला मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हर लैंग्वेजेस में कोड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये 3 ऐसी लैंग्वेजेस है ना, लॉजिक डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ओके, सो अगर आपको जावा में यूज करना है ना कि जावा में ये फाइलें लानी है कि भाई इनपुट आउटपुट, तो आपको ये वाली फाइल लानी पड़ती है, java.util.scanner। अभी देखो इसमें इंपोर्ट वर्ड तो आपको समझ में आ गया क्योंकि आप फाइल मंगवा रहे हो। java.util.scanner ये आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, शायद कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आप क्लास 9-10 में हो या फिर कॉलेज, बेसिकली अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ याद कर लो कि हाँ ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर मैं आपको बता दूं कि स्कैनर एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है यूटिल, या फिर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यूटिल एक क्लास है जो कि स्कैनर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको एक चीज दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है क्लासेस ऑब्जेक्ट, ये 2-3 वीडियो बाद अगर आप देखोगे तो ही आपको समझ में आने वाला है। ओके, फिलहाल के लिए ये समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि आपका मतलब जावा में कोड कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि भाई आप इनपुट आउटपुट लेना है तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, सो ये वो होती है हमारी हेडर फाइल्स। अब क्या यही हेडर फाइल्स होती हैं? नहीं, देखो ये वो हेडर फाइल्स हैं जो कि इनपुट आउटपुट लेने में मदद करती हैं। कई सारी हेडर फाइल्स होती हैं, आप इवन आप खुद की भी बना भी सकते हो। एक हेडर फाइल जैसे कि ये होती है, जैसे कि हैश इंक्लूड, मैं अगर सी की बात करूं और C++ की math.h, हेडर फाइल्स सी में अगर बात करोगे तो .h के एक्सटेंशन के संग आती है। अब इसमें वो प्रोग्राम है, जैसे कि इनमें कौन से प्रोग्राम है, इनमें तो मतलब stdio.h में तो वो प्रोग्राम है जो आपको इनपुट लेने या आउटपुट डिस्प्ले कराने में हेल्प करता है। ओके, math.h में वो प्रोग्राम है जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना हुआ, पावर निकालना हुआ, a टू द पावर b, बहुत कॉमन ऑपरेशंस हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली मतलब इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा गया है पावर का, वो यूज कर लो, या फिर आप अपना खुद का भी प्रोग्राम बना सकते हो पावर के लिए। ओके, सो ऐसी कई सारी हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंट कि आपको यूज क्या करना है, आप उसे इंक्लूड करो, बाकी इंक्लूड करने का कोई खास जरूरत पड़ता नहीं है। सो सबसे पहला तो हमारा होता है हेडर फाइल, ठीक है। दूसरा एक और चीज होता है हमारे पास, सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन वर्ड इज कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर सीख लो पहले, जान लो क्या होता है, ठीक है ना। कंपाइलर होता है आपका साथी, ये आपका वो दोस्त है जो आपको बताएगा कि देखो यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको सुधार लो। बट अगर आप अच्छे दोस्त हो, आप इसके अच्छे फ्रेंड हो, तो आप इसकी बातें सुनोगे, अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप इसकी बातें सुनोगे। बट मैक्सिमम लोग क्या होता है कि उनमें से मैं भी था मैक्सिमम में, कि मुझे कंपाइलर लगता था दुश्मन है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं, मैं कुछ भी कर दूं ये एरर दे देता था। मैं सोचता था यार यही तो, मैं तो यही सही कर रहा हूँ, इसमें एरर क्यों हो सकता है। मैं सोचता था यही तो सही होगा, कंपाइलर ऑब्वियसली गलत होना चाहिए, फिर मैं छोड़ देता था वो चीजों को। मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं जी, फिर बोलते हैं सर मन नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी। कंपाइलर आपका वो साथी है जो आपको गलती यहाँ करोगे तो आपको बताएगा कि देखो आगे ये काम मत करो, क्योंकि जो तुम करना चाह रहे हो ये गलत है,
ठीक है ना। तो कंपाइलर की भाषा समझना, कंपाइलर जब भी आपको एक एरर थ्रो करे तो समझने की कोशिश करना कि ये बता क्या रहा है। कंपाइलर के बारे में और बातें करते हैं। देखो, जब भी आप प्रोग्राम में एरर करते हो, अब जैसे कि मान लो अगर आपको ऐड करना है, कोई भी दो वैल्यूज ऐड करनी है सपोज, ठीक है ना। एंड एक और बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, तो एक सिंटैक्स फॉलो करती है। जैसे हिंदी में हमारा सिंटैक्स होता है फुल स्टॉप को हम लोग, सॉरी, हिंदी में फुल स्टॉप की जगह हम लोग खड़ी पाई डालते हैं, है ना। इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉमा होता है, हर लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी ना कुछ सिंटैक्स होता है। इसमें सेमीकोलन बहुत कॉमन यूसेज है, मतलब सेमीकोलन वगैरह काफी यूज आता है आपका। अगर आप कहीं पर भी सेमीकोलन वगैरह मिस कर दोगे ना तो आपको एरर दे देगा, ठीक है ना। कभी कभी आप ये भी सोचो कि क्या ये कंपाइलर खुद से नहीं लगा सकता, नहीं लगाएगा, ठीक है। सो देखो, कंपाइलर क्या काम करता है कि अगर आप कहीं पर भी सिंटैक्स एरर दे रहे हो, सिंटैक्स एरर आपके कोड में कहीं आ रहा है, जैसे कि आपने मान लो कहीं सेमीकोलन मिस कर दिया, आपने कहीं ब्रैकेट मिस कर दिया, ठीक है, कंपाइलर आपको बता देगा कि देखो यहाँ पे ये मिसिंग है, देखो यहाँ पे ये मिसिंग है। और भी चीजें होती हैं जो कंपाइलर आपको एरर बताता है, जैसे कि मान लो अगर आप, अभी मैं डेटा टाइप वगैरह हाई फाई वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर आपको जहाँ पे सपोज करना था 5+3, ये इंटीजर वैल्यू है, मगर आप गलती से इसको स्टोर कर रहे हो डबल वैल्यू में, आपको इंटीजर डबल कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, फिर आप ऐसा समझ लो कि मान लो x एक वेरिएबल है जो कि मेरा नाम स्टोर कर सकता है, LOKESH ऐसे नाम स्टोर कर सकता है, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, x में 5+3 8 स्टोर करवाना चाह रहे हो, ये एरर दे देगा। कंपाइलर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इतना अच्छा सही है। अब ये कंपाइलर है क्या वैसे? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है बेसिकली, ऐसा समझ लो, ठीक है। जो आपको, अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, वेल एंड फाइन, इतना समझ लो कि कंपाइलर, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कंपाइलर आपको एरर बताता है आपके प्रोग्राम का, एंड ऑब्वियसली लॉजिकल एरर नहीं बताएगा। मान लो आपको a+b करना था, गलती से a-b कर दिए, तो ये एरर नहीं बताएगा कंपाइलर, आपको सिर्फ सिंटैक्स वाला एरर बताएगा, ठीक है ना। सिंटैक्स एरर बताएगा, और कहीं कहीं आपने छोटी मोटी गलतियां की होंगी, जैसे कि अब मैं बोल दूं कि कंपाइल टाइम एरर, मेमोरी एलोकेट करना भूल गया, तो ये सब नहीं समझ में आएगा। बस एक बार समझ लो कि लॉजिकल एरर नहीं बताता। जो आप कोड प्लस की जगह माइनस कर दिए, या फिर प्लस करना था गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर डिवाइड बाय 0 वगैरह हो गया, ये सब कंपाइलर मतलब ये तो एक्चुअली बता देगा, ठीक है ना। प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा कंपाइलर। देखो, अब कंपाइलर भी हर लैंग्वेज में यूज नहीं होता, हर लैंग्वेज में यूज है कि मतलब देखो, दो चीजें होती हैं, एक कंपाइलर होता है और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि कंपाइलर यूज करता है, एंड C++ भी। जावा इंटरप्रेटर यूज करता है, जावा एंड पाइथन दे बोथ यूज इंटरप्रेटर्स, ओके। इंटरप्रेटर क्या होता है? सेम थिंग एज कंपाइलर, बस कंपाइलर अंतर क्या होता है पता है? कंपाइलर आपने सब उसकी 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, सारे में एरर चेक करेगा, सारे एरर्स आपको एक संग दे देगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक एक एरर चेक करेगा और आपको एक एक करके बताता जाएगा कि तुमने पहले ये एरर चेक किया, तुमने पहले ये एरर करा है, इसको पहले सही करो तब तुमको मैं यहाँ पे जाने दूंगा, इसको सही करो फिर मैं तुमको यहाँ जाने दूंगा। इंटरप्रेटर भी ये सेम ही काम करता है, एरर बताता है, बस एक एक लाइन करके आपको देता है। अपने एडवांटेजेस हैं इसके और इसके, कई जगह आपको दिखेगा कि फास्ट है, बिलीव मी अगर आप बिगिनर हो कोई जानने की जरूरत नहीं हो सब, ठीक है। मैं इसमें आपको काम की चीजें बताऊंगा जो आपको कोड सीखने में हेल्प करेगा। ऐसे इसके पीछे बहुत डिफरेंस होता है कंपाइलर इंटरप्रेटर के, जो कि आप अगर कोड लिखना चाहते हैं ना, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ये होता है हमारा कंपाइलर, ठीक है ना। अब कंपाइलर बहुत सही चीज है, सही चीज है कि मतलब आपको एरर बताता है। हमेशा कोशिश करो कि जो कंपाइलर बोल रहा है वो आप समझने की कोशिश करो, एंड इसका बताने का तरीका थोड़ा टफ होता है, ये वैसा दोस्त है जो घुमा फिरा के बात बताता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। तीसरा एक और चीज बताना मैं चाहूंगा कि जावा और सी में बेसिक अंतर क्या होता है। मैं इसको ना अगले वीडियो में कवर करूंगा, बट फिलहाल के लिए एक छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जावा C++, तीनों में ना कुछ अंतर होता है। जावा और C++, फिलहाल के लिए अगर मैं सिर्फ जावा की बात करूं, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड से मतलब रियल वर्ल्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। मतलब आपको जैसे कि आप कुछ कोड लिख रहे हो, आप नहीं चाहते हो ना कि आप सपोज ऐसा चाहते हो कि यार ये वाला कोड ना कोई और ना देखे, ये वाला कोड ना सिर्फ ये वाला, मतलब यहाँ पे आपने ये कोड लिखा है, आप चाहते हो कि यार ये वाला कोड यहाँ पर भी आ जाए, ऐसा कुछ। मतलब आप चाहते हो कि कुछ चीजें हाइड करना है, कुछ चीजें इनहेरिट करना है, तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये जावा में होती है। मतलब जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से डील करती है। मतलब आपको दिखेगा रियल वर्ल्ड में ऐसा होता हुआ है, अगर आप कुछ कोड लिख रहे हो थोड़ी ना चाहोगे आके उसको कोई भी कॉपी कर ले, नहीं। तो ये सब रियल वर्ल्ड कोडिंग वगैरह जो होता है ना, ये सब जावा में लिखा जाता है। सी में क्या होता है? सी में होता है, सी तो इसलिए जावा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
अभी मैं इसमें नहीं समझा रहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है डीप में, मैं बस बता रहा हूँ एक टाइप का प्रोग्रामिंग है। हाँ, एक मतलब जावा को ऐसा बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। सी क्या है, इसको बोलते हैं ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी है हमारा पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपके प्रोसीजर पे देखता है कि प्रोसीजर पे ध्यान लगाता है कि आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। सो इट बेसिकली फोकसेस ऑन योर प्रोसीजर एज द वर्ड सेज। दिस बेसिकली दिस फोकसेस ऑन हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट। ओके, इसके वीडियो इसके मतलब इसके बारे में और नहीं सही से नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा। सी प्लस प्लस भी ना बेसिकली एक टाइप का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है, बट अगर आप गूगल करोगे कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, कहीं ना कहीं मतलब कई जगह आपको दिख जाएगा कि ये पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओके, क्योंकि इसमें इसके भी फीचर्स हो सकते हैं, इसके भी। अब ऐसा नहीं है कि क्या यूज करना चाहिए, जावा यूज करें या सी यूज करें। जो कोड आप सी में लिखते हो वो जावा में भी लिख सकते हो, जावा में जो लिखते हो सी में भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसमें 2 नंबर को ऐड कर रहे हो, सेम प्रोग्राम सेम कोड का लॉजिक के संग इसमें भी ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली सिंटैक्स अलग होगा। तो बस लैंग्वेज सीखने के मतलब देखो, तो ऐसा नहीं कि जावा सीखना चाहिए या सी सीखना चाहिए, सिंटैक्स अलग होता है, लॉजिक बिलीव में सब में सेम होता है, ठीक है। सिंटैक्स थोड़ा मोड़ा अलग होगा, बस दैट इज इट। ओके, सो ये तो हमारा था टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे पास 2 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। एंड जावा का ऐसा है कि देखो सी में ना काफी कम लिखना पड़ता है, तो मैं सी में जल्दी जल्दी बता दूंगा कि ये इंट क्यों लिखा, बट जावा में ना हो सकता है 1-2 वीडियो बाद बताऊं, क्योंकि लिखना ज्यादा पड़ता है, पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको खुद ब खुद बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। एक और चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो में। आप जब लिखते हो हैश इंक्लूड, सपोज आईओ स्ट्रीम लिख दिया, मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, stdio.h लिख दिया। इसको इंक्लूड करता कौन है? इसको इंक्लूड करता है प्री प्रोसेसर। प्री मतलब आप कोड में तो लिख दिए प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर वो प्रोग्राम होता है, ऑब्वियसली बिल्ट इन होगा, ठीक है, जो आपके हेडर फाइल्स वगैरह को पहले इंक्लूड करते हैं। प्री प्रोसेसर का 3 काम होता है, मैं सारे काम इसमें नहीं डिस्कस कर रहा, दूसरे वीडियोस बनेंगे। प्री प्रोसेसर का सबसे पहला काम होता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, दूसरा काम होता है कमेंट्स रिमूव करना। कमेंट्स क्या होता है आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, तीसरा काम होता है इट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई कोई एक ऐसा वर्ड है जैसे सपोज पाई, काफी जगह यूज होता है पाई, 3.14 का बात कर रहा हूँ, 3.14 वाला पाई। आप चाहते हो यार कि एक काम करो ना, ये पाई हर जगह यूज हो रहा है, तो मैं इसको बार बार, और आपको एकदम एक्यूरेट वाले चाहिए 3.14 1421, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं पता, 3.14 याद है, 14217 मान लो, ऐसा कोई वैल्यू है यार, ठीक है, 78214 ऐसा वापस से मान लो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू, तो क्या आप इतना बड़ा वैल्यू बार बार टाइप करोगे कीबोर्ड से? नो। एक काम करो ना, यहाँ पे लिख दो ऐसे हैश डिफाइन पाई 3.14 जो भी। इससे क्या होगा कि जहां भी आप पाई लिखोगे ना, वहां ये 3.14 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फायदा क्या होता है इससे? बहुत फायदा होता है, आपको रिपीट नहीं करनी पड़ती है। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों रख रहे हो? आप सोचोगे कि मैं अपने कोड के अंदर नहीं लिख सकता कि पाई इज इक्वल टू दिस मैं लिख दूं और हर जगह पाई आर स्क्वायर कर दूं, फॉर एग्जांपल, मतलब पाई इंटू आर कर दूं। इसमें फर्क पड़ जाएगा, पता है। अगर आप यहाँ कोई चीज लिखते हो ना, आप अपने कोड के अंदर इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, समझ में? मेरा कहने का मतलब कि मान लो कोई मैंने ऊपर में लिख दिया पाई, मान लो मैंने ऊपर में नहीं लिखा सपोज, ठीक है ना, इसको कहते हैं वैसे मैक्रो। ये जो मैं हैश डिफाइन पाई 3.14 लिख रहा था, इसको कहते हैं मैक्रो। अभी आपको मैं जो लिखने जा रहा हूँ, हो सकता है इसका एक भी चीज ना समझ में आए। मेन मैं सपोज लिख रहा हूँ ऐसा, सपोज मान लो मैंने ऐसे लिखा पाई इज इक्वल टू 3.147 कुछ भी लिख दो, ठीक है। आगे अगर मैं चाहूँ ना 3-4 लाइन बाद ना, या फिर इसके अगले लाइन में मैं पाई की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो आप नहीं चाहोगे कि कोई ऐसी फिक्स वैल्यू जो कोई बार बार जो चेंज हो जाए, तो आप क्या करना कि उसको ऊपर में इंक्लूड कर देना, सबसे अच्छा। सो ये प्री प्रोसेसर क्या करता है कि ये मैक्रोज वगैरह को देखते हैं, मैक्रोज वगैरह को हैंडल करता है, मतलब जहां जहां पाई लिखा रहेगा ना, वहां अगर आप ऊपर में लिख दोगे पाई डिफाइन 3.14, तो अगर आप नीचे में अगर ऐसे आके लिखते भी ना पाई इज इक्वल टू 5, ये चेंज नहीं होगी, ये पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझ में आया? सो दिस इज द वर्क ऑफ मतलब ये काम होता है मैक्रो का। एंड ये करता कौन है? ये मतलब ये सब मैक्रो वगैरह को डिफाइन करना करता कौन है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का एक और काम है, फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि हेडर फाइल्स इंक्लूड करता है। प्री प्रोसेसर जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, प्री प्रोसेसर मतलब प्रोग्राम प्रोसेस होने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स, कुछ प्री मतलब कुछ पहले से वो काम होंगे जो प्री प्रोसेसर कर देगा, समझ में? सो आज हमने देखा कि ये हेडर फाइल्स क्या होती है। प्री प्रोसेसर का एक छोटा सा जिस्ट मैंने दिया,
कंपाइलेशन, कंपाइलर के बारे में मैंने छोटा सा बात बताया। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे कि मतलब कमेंट्स क्या होते हैं, मेन वगैरह क्या होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।